हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मींस अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा एक सॉल्यूशन है, एक गिवन सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें उसकी क्या कंडक्टेंस है और उसकी कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, वो सारा हम मेजर करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जनरली हम जो अभी तक 10th लेवल पे जो हम फिजिक्स में पढ़ते आए हैं, हम क्या पढ़ते हैं, जो एक मेटल वायर होता है उसकी रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बारे में। तो आज भी स्टार्टिंग वहीं से करते हैं हम। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, मतलब एक मेटेलिक वायर है। ठीक है, जैसे सपोज करो ये मेटेलिक वायर है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, इसका अगर आप ना रेजिस्टेंस मेजर कर लेते हैं तो रेजिस्टेंस का अगर हम रेसिप्रोकेट कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, कंडक्टेंस। ठीक है, मतलब आपको ये पता लग जाता है कि ये जो मेटल, ठीक है, ये जो मेटेलिक वायर है ये कितना इजीली करंट पास कर सकता है। ठीक है, कितना मतलब इसमें रेजिस्टेंस है या इसका जो इसमें जो कंडक्टेंस है वो कितनी है। तो उसके लिए बेसिकली आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो मेटेलिक वायर है इसका आप मैं बता दूं तो आप रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। तो आपने फिजिक्स में सीखा होगा कि इस मेटेलिक वायर का जो रेजिस्टेंस है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो इस वायर की लेंथ है। ठीक है, और डिपेंड करता है इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है, जहां से करंट पास हो जाएगा, मतलब पास होगा, ठीक है, तो वो एरिया क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब रिकॉल करवा देती हूँ। देखिए, लेंथ के तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, जबकि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, देखो, सपोज करो, देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। तो आप देखेंगे कि जितना लंबा आप वायर लेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा उतने लंबे टाइम के लिए। तो इसीलिए जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा लेंथ ऑफ द वायर। आप जितना ज्यादा लंबा वायर लेंगे ना तो मतलब उतना ही ज्यादा उन्हें रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जितना, इस ऐसे समझ लो, आप जितना लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो उतना आपको थकान होती चली जाती है। ठीक है, तो यही चीज है इनमें भी। इसके अलावा एरिया, इसे आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपने ब्रॉड एरिया ले लिया है, ठीक है, ब्रॉड रोड पे जा रहे हो, अगर सपोज करो बहुत सारे लोग एक साथ ब्रॉड रोड पे जा रहे हैं तो वो इजीली पास हो जाएंगे। लेकिन अगर रोड जो है वो थोड़ा सा नैरो है, तो उसमें अगर आप देखेंगे कि अगर लोग जा रहे होंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो सेम थिंग हैपेंस विद द इलेक्ट्रॉन्स। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा बड़ा है तो क्या हो जाएगा कि वो इजीली पास हो सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस उन्हें जो फेस करना होगा वो कम करना होगा, यानी कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जितना बड़ा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, जितना नैरो रोड उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को बहुत प्रॉब्लम होगी एक नैरो वायर से पास होने में। ठीक, तो ये चीज आपको पता है, 10th तक आप ये पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, और इस साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी। दिस इज कॉल्ड आर रेजिस्टिविटी। अब इसका मीनिंग समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये रेजिस्टिविटी कैसे निकालते हैं, देखो, ये वायर मान के चलते हैं, एक छोटा सा वायर है, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, जिसकी लेंथ है हमारी 1 सेंटीमीटर मान के चलते हैं। जो लेंथ है वायर की वो 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें कितना रेजिस्टेंस आया, दिस इज कॉल्ड योर रेजिस्टिविटी। अच्छा, ये जो वायर है इसको मतलब आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर कहीं भी इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, तो इस पूरे वायर का हम रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पहले आप मतलब उस वायर का, इसमें मतलब एक उस पोर्शन का आप रेजिस्टेंस निकालिए जिसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर, एरिया कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या नाम है, उस वाले पोर्शन, सपोज करो ये वाला जो वायर है, मान लो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, तो इसमें जितना रेजिस्टेंस आएगा वो आपकी रेजिस्टिविटी होगी, और पूरी लेंथ और एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, लेंथ अपॉन में एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है रेजिस्टेंस जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे ही रेजिस्टेंस मिलता है आप क्या निकालते हैं, उसकी कंडक्टेंस। ठीक है, ये क्लियर, सी कंडक्टेंस 1/r। अच्छा,
आपको रेजिस्टेंस की यूनिट तो पता ही होगी, ओम। ठीक, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ना किसी भी मेटेलिक वायर या मेटेलिक कंडक्टर का, मतलब जो मेटल का बना होता है वो कंडक्टर, ठीक है, उसका आप क्या करते हैं, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, बात अब यहां आती है कि हम क्या कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस मेजर करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या यही सेम मेथड होगा? ठीक है, देखेंगे। फिलहाल एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि ये जो हमने कंडक्टर लिया है ये कैसा है, मेटेलिक कंडक्टर है। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारे जो मेटेलिक कंडक्टेंस होती है उसका थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है। ठीक है, मतलब उसमें जो चीजें होती हैं थोड़ी सी अलग होती हैं, जबकि जो सॉल्यूशन में हमारी जो कंडक्टेंस होती है वो थोड़ा सा अलग तरीके से होती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस बताऊंगी कि मेटेलिक कंडक्टेंस में और या फिर मेटेलिक कंडक्टर और जो इलेक्ट्रोलाइट मतलब कंडक्टर्स होते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, देखो मैंने यहाँ पे डिफरेंस बता दिया है मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, यानी कि ये वो कंडक्टर्स हैं जो सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, और मेटेलिक कंडक्टर्स, देखो मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विदाउट डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटेलिक वायर में जब भी करंट पास होगा उसमें कोई सब्सटेंस डिकम्पोज नहीं हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के बारे में, यानी कि सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी के बारे में, तो आप वहां पे देखेंगे कि flow of electricity takes place accompanied by the decomposition of the substance। हमेशा उस सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ डिकम्पोज हो रहा होगा, तभी वो सॉल्यूशन जो है वो कंडक्टिविटी दिखा पाएगा। ठीक है, तभी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी। ठीक, फर्स्ट डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के। देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर हमारा जो मेटेलिक कंडक्टर होता है उसमें क्या फ्लो कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही उसमें करंट फ्लो होता है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, इसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं, इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें जो कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है, उसका रीजन क्या होता है, फ्लो ऑफ आयंस। यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर फ्लो ऑफ आयंस है। कई बार ये 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। आप देखेंगे कि अगर जो मेटेलिक वायर है उसका टेम्परेचर अगर आपने हाई कर दिया है तो उसका रेजिस्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब कि कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है अगर आपने टेम्परेचर हाई कर दिया है। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के केस में होता है, यानी कि सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी कंडक्टेंस भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, डेप्थ में समझेंगे ऐसा क्यों होता है, सारी चीजें समझेंगे हम। ठीक, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेटेलिक कंडक्टर्स के बारे में, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। मतलब ये जो कंडक्टेंस होती है, मेटेलिक कंडक्टेंस को हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं और या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तीनों का मीनिंग जो है वो सेम होता है। ये नोट डाउन करने वाली बात है कि मेटेलिक कंडक्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। ठीक है, अब जैसा कि हमने यहाँ पे डिफरेंसेस देख लिए हैं, अब हम ये देखेंगे कि मेटेलिक कंडक्टर्स जो होते हैं उनकी जो कंडक्टेंस है वो किस पर डिपेंड करती है, और जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं इनमें जो डिपेंडेंसी होती है, मतलब जो कंडक्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होती है। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिए मेटेलिक कंडक्टर्स में जो फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं, मतलब ऐसे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं मेटेलिक कंडक्टेंस को, ठीक है, वो क्या क्या है। सबसे पहले नेचर ऑफ द मेटल। देखिए आपने देखा होगा जैसे एल्यूमिनियम की मेटल है, कॉपर की मेटल है, सिल्वर की मेटल है, ठीक है, प्लैटिनम की मेटल है, या कोई सी भी मेटल है, आप देखेंगे कि सभी मेटल्स में अलग अलग कंडक्टिविटी पाई जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा जो बेस्ट जो कंडक्टर्स होते हैं वो आपके मतलब सिल्वर और कॉपर माने जाते हैं, इसीलिए हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो कॉपर वायर्स की होती है। ठीक है, और जो सोलर पैनल्स में यूज करते हैं वो सिल्वर की वायरिंग यूज करते हैं, क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर्स, वेरी गुड कंडक्टर्स। तो आप देखेंगे कि जो मेटल्स जो होते हैं उनका अगर नेचर अगर आप देखेंगे अलग अलग मेटल के हिसाब से उनकी कंडक्टिविटी, मेटेलिक कंडक्टिविटी भी अलग अलग होती है।
ऐसे ही सेम यहाँ पर भी होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या होता है कि अगर आपने अलग अलग कंडक्टर अलग अलग सॉल्यूशंस लिए हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं, तो उनकी जो कंडक्टिविटी है वो भी कैसी आएगी, अलग अलग आएगी। जैसे आपने सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, उसकी अलग कंडक्टिविटी आएगी। अगर आपने कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है, उसकी अलग कंडक्टिविटी आएगी। तो ऐसा होता है, ठीक, नेचर पे डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा था, मैंने जब स्टार्टिंग करी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है लेंथ अपॉन में एरिया। यानी कि मैंने आपको बताया था कि आप मेटल जो कंडक्टर है उसकी लेंथ अगर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, एरिया कम कर देंगे तो भी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ऐसे ही बताया था। तो ये बेसिकली ये क्या है, डायमेंशंस ही तो हैं। जो कंडक्टर है हमारा, मेटेलिक कंडक्टर है, उसकी शेप के ऊपर ही तो है ये लेंथ और एरिया, मतलब शेप मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पे ही तो इशारा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस या जो कंडक्टेंस है या कंडक्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करता है, हमारा स्ट्रक्चर क्या है मेटल का, उसकी लेंथ कितनी है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, उस मतलब इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जबकि अगर हम ये बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, यहाँ पे क्योंकि आयंस इन्वॉल्व होते हैं तो साइज ऑफ आयंस एंड देयर सॉल्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आयंस का साइज क्या है, ठीक है, और वो कितनी इजीली सॉल्वेट हो जाते हैं किसी भी सॉल्वेंट में जाकर, कितना इजीली वो डिसोशिएट हो जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस बात पर भी डिपेंड करते हैं। आप देखेंगे कि अगर ना आयन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो मतलब उसको चलने में प्रॉब्लम, या ऐसे कह सकते हैं कि उसकी मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कंडक्टिविटी भी कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है। इसके बाद थर्ड नंबर पे मेटेलिक कंडक्टर्स क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। ऑफ कोर्स क्योंकि मेटेलिक कंडक्टर्स में जो करंट है वो किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो कंडक्टेंस भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो कंडक्टिविटी कैसी हो जाएगी, या कंडक्टेंस वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पर थर्ड पॉइंट की, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि जैसे आपने किसी भी सब्सटेंस को ठीक है पानी में डिसॉल्व करा, मतलब आप कोई सा भी सॉल्वेंट ले सकते हैं, ठीक है, उसमें डिसॉल्व करा, तो जो सॉल्वेंट का नेचर है वो भी इम्पैक्ट डालता है जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टिविटी पे। जैसे अगर आपने पोलर सॉल्वेंट लिया है, ठीक है, तो उसमें ऑफ कोर्स पोलर का मतलब ये है कि चार्ज स्पीशीज हैं, तो उसकी वजह से कंडक्टिविटी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर आप सॉल्यूशन किसमें बना रहे हैं, पोलर सॉल्वेंट में, तो कंडक्टिविटी भी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट में ले रहे हैं, बना रहे हैं सॉल्यूशन, तो उसमें कंडक्टिविटी जो है वो कैसी होती है, डिक्रीज हो जाती है। ऑफ कोर्स विस्कोसिटी भी आती है। विस्कोसिटी मतलब क्या, कि जैसे कोई भी जो सॉल्वेंट है वो अपने में से आयंस को कितना इजीली मूव करने दे रहा है। जैसे सपोज करो आप रोड पे जा रहे हो और वो रोड ना बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है, मतलब बहुत ज्यादा कैसा है, उसमें बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, तो आपको चलने में ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। और अगर स्मूथ है तो आप इजीली फ्लो कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर विस्कोसिटी को ऐसे ही समझ लीजिए, विस्कोसिटी बेसिकली जो सॉल्वेंट है वो कितना इजीली फ्लो करता है, ठीक है। तो जो सॉल्वेंट है वो जिसमें मतलब विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो वो अपने में से आयंस को बहुत ही धीरे धीरे मूव कर पाएगा, मतलब वो इजीली फ्लो नहीं होने देगा, ठीक है। हाई विस्कोसिटी मींस ज्यादा मतलब रफ सरफेस या ज्यादा गड्ढे टाइप, मतलब जैसे अभी मैंने रोड का एग्जांपल लिया, तो ऑफ कोर्स आयंस को ज्यादा प्रॉब्लम होगी फ्लो करने में। इसी वजह से अगर विस्कोसिटी हाई होती है तो कंडक्टिविटी कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है। और अगर विस्कोसिटी कैसी है आपकी, बहुत ही लो है, तो आयंस इजीली फ्लो कर जाएंगे, तो जिसकी वजह से कंडक्टिविटी भी कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक। और अभी तो मैंने बता ही दिया है पहले ही, मेटेलिक कंडक्टर्स जो होते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर अगर आप हाई कर देते हैं तो कंडक्टेंस इसकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जबकि अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में, यहाँ पर भी टेम्परेचर अफेक्ट करेगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी भी कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। सारा रीजन समझेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है, यहाँ का एक फिफ्थ पॉइंट है, वो ये है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं ये एक और चीज पे भी डिपेंड करते हैं, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसी है। देखो सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन हाई होने का मतलब क्या है, क्या नाम है, नंबर ऑफ आयंस ठीक है ज्यादा है, लेकिन उन्हें फ्लो होने में उतनी ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आप देखेंगे कि अगर आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई कर दिया है आपने, तो कंडक्टिविटी जो होती है उतनी ही स्लो हो जाती है,
ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप देखेंगे जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, मैंने जो यहाँ पर बताया था ना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, यहाँ पर मैंने बताया था ना जितने ज्यादा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे कंडक्टिविटी उतनी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। आप देखेंगे जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन में, मतलब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा हाई होगी उतनी ही पुअर उसकी कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। तो ये फैक्टर्स थे। अब बात करते हैं कि देखो मेटेलिक कंडक्टेंस तो मैंने बता दिया कि रेजिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, कंडक्टेंस जो है इसका रिवर्ट कर देंगे। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसकी कंडक्टेंस कैसे मेजर करते हैं। जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनका जो मतलब रेजिस्टेंस है वो कैसा होता है, मतलब रेजिस्टिविटी L/A। ऐसे ही हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं इनमें भी क्या होता है, इसका भी पहले हम क्या करते हैं मेजर, क्या मेजर करते हैं, पहले हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस का अगर हम रेसिप्रोकेट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, कंडक्टेंस। वैसे तो कंडक्टेंस C से डिनोट होती है, लेकिन आपकी बुक में कैसे दी गई है, G से। तो G इज द कंडक्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर भी वही देख लेते हैं कि R जो है किस किस चीज पे डिपेंड करता है। मतलब इसमें भी जो फॉर्मूला लगता है ना वो यही लगता है, ρ/L/A। मैं ये पूरा भी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अच्छा, और ये जो रेजिस्टिविटी है अगर इसका रेसिप्रोकेट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, इसे बोलते हैं K, कप्पा, इसे बोलते हैं कप्पा, जिसका मीनिंग होता है कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक, या फिर इसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। यहां पर भी मतलब सेम चीजें हैं, जैसे ये फॉर्मूला है, यहां पर भी 1/R को ये फिजिक्स के टर्म में बता रही हूँ, कंडक्टेंस कंडक्टेंस होता है, और यहाँ पे भी कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। हाँ, मतलब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मेटेलिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ठीक है। मतलब सेम चीजें हैं इसमें। यहाँ पे यूनिट जो है रेजिस्टेंस की वो जो जो यहाँ पर है वही सारी चीजें यहाँ पर हैं, ठीक है। बस यहाँ पर एक चीज का फर्क है, ये जो L/A है ना, ये तो होता है मेटेलिक वायर का। यहाँ पे L/A, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है और कैसे हम इसे मेजर करते हैं। फिलहाल मतलब मैं सारी चीजें कंपेयर करवा रही हूँ कि सेम इसमें भी यही चीजें होती हैं। अगेन यहाँ पे मैं मतलब यूनिट बता देती हूँ, रेजिस्टेंस की यूनिट देखिए मैंने यहाँ पर यूनिट्स लिख दिए, सेम ही है, कोई अलग नहीं है। रेजिस्टेंस की यूनिट यहाँ पर भी, ठीक है, ओम है, रेजिस्टिविटी की ओम सेंटीमीटर है, और कंडक्टिविटी की ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, कंडक्टेंस की ओम इनवर्स है, सेम इसमें भी है, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, रेजिस्टिविटी की ओम सेंटीमीटर, कंडक्टिविटी की ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और कंडक्टेंस की ओम इनवर्स। साथ में साइमंस भी लगाया, साइमंस भी एक वर्ड आया है इसमें, ठीक है। और इसकी एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स, या शॉर्ट फॉर्म में इसे कैसे लिखते हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ये कप्पा के लिए, ठीक। तो बेसिकली मैं आपको कंपैरिजन बता रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। अच्छा, अब यहाँ पर क्या नाम है, मैं ये L और अपॉन में A इसके बारे में बताऊंगी। यहाँ पे तो मेटेलिक वायर में सिंपल लेंथ और एरिया निकाल देंगे, बट यहाँ पे किसका लेंथ और एरिया निकाल देंगे, सॉल्यूशन की लेंथ थोड़ी ना होती है या फिर एरिया थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पर इस फैक्टर को मतलब मैं डिस्कस करूंगी। और एक्चुअली में अब हम ना रेजिस्टेंस को देखेंगे कि रेजिस्टेंस मेजर कैसे करते हैं। फॉर्मूला तो हमें पता चल गया है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में रेजिस्टेंस मेजर कैसे करते हैं प्रैक्टिकली। तो इसके लिए ना एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, इसका ऐसे होता है। आप जैसे मेटेलिक कंडक्टेंस मेजर करना चाहते हैं, मान लो एक कंडक्टर है, उसकी आप ना कंडक्टेंस मेजर करना चाहते हैं, तो पहले आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस मेजर कर लेंगे, उसका रिवर्स कर देंगे तो कंडक्टेंस आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस मेजर कैसे करते हैं। देखो आपने नॉर्मल एक कंडक्टर, देखो पहले तो आपने यहाँ पर मैंने ये 4 रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, ठीक है, PQRS बता देती हूँ मैं। देखिए P और Q इनकी वैल्यूज आपको पता होते हैं, यानी कि बेसिकली क्या है, ये नोन रेजिस्टेंस है, ठीक, मतलब कि जिनके बारे में आपको पता है।
अच्छा, एस क्या है? एस आपका अननोन है, जैसे मैं यहां पर लिख देती हूँ पी एंड क्यू आर नोन रेजिस्टेंस, मतलब इनकी वैल्यूज आपको पता होगी, ठीक है। और एस क्या है आपका? अननोन, यानी कि वो कंडक्टर जिसकी आपको कंडक्टेंस निकालनी है या जिसका रेजिस्टेंस आप निकालना चाहते हो, ठीक है। और आर क्या है? रियोस्टेट है, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, समझ में आया। और जी इज द गैल्वेनोमीटर, ठीक है, जो करंट के बारे में बताएगा आपको। और इसके अलावा ये बैटरी है, ठीक, यानी कि पी क्यू आपका नोन रेजिस्टेंसेस, ठीक है। और एस क्या है आपका? अननोन रेजिस्टेंस, मतलब इसमें क्या है आपकी, ये ऐसा कंडक्टर है जिसकी आपको रेजिस्टेंस मेजर करनी है, ठीक है। और आर क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब यहां पर जो हम रेजिस्टेंस यूज करेंगे वो कैसा करेगा? वेरी करेगा, ठीक है। अब इसका ना प्रिंसिपल समझ लेते हैं क्या होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही आप ना ये पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हो, ठीक है, करंट पास होता है। अब क्या होता है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है, जो पैरेलल हमारे जो रेजिस्टेंस हैं उनका रेशो इक्वल होता है। पैरेलल कौन कौन से हैं? पी के पैरेलल है एस, क्यू के पैरेलल है आर। देखो, पी के पैरेलल है एस और क्यू के पैरेलल है आर, ठीक है। तो इनका मतलब पी अपॉन में क्यू का जो रेशो आएगा, इनके पैरेलल में क्या है? एस अपॉन में आर, ठीक है। तो इनका जो रेजिस्टेंस का जो रेशो आएगा वो कैसा रहेगा? इक्वल। तो प्रिंसिपल आपका ये रहता है, P और Q आपको वैल्यूज पता है, अच्छा, और S आपको निकालना है, R वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब ये तो प्रिंसिपल है, अब आप निकालेंगे कैसे, मतलब वो कैसे करते हैं ये देखो। आप क्या करते हैं कि जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, करंट पास होता है, फिर एक स्टेट, मतलब यहाँ पे ना ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ना मतलब आप ना रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते रहते हैं बार बार, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते रहने से क्या होगा, मान लो आपने पहले 5 ओम लगाया, फिर 7 ओम लगाया, फिर 8 ओम लगाया, फिर मतलब अलग अलग वैल्यू रखी। आपने जिस भी रेजिस्टेंस को यूज करा और आपने देखा कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ गई है, ठीक है, मतलब वो पॉइंट जहां पे एट गैल्वेनोमीटर शोज 0 रीडिंग, ठीक है। एट जी का मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर, एक वो पॉइंट जहां पे गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई, यानी कि 0 रीडिंग दे दी है, ठीक है। तो उस पे उस मतलब वो पॉइंट पे हम क्या कर लेंगे, इस रेजिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। मतलब आप सपोज करो ये 5 ओम रखकर, जैसे आपने 5 ओम रखा, रेजिस्टेंस अटैच किया, तो वहीं पर आपकी गैल्वेनोमीटर की जो मतलब नीडल है वो स्टॉप हो गई, यानी कि मतलब 0, आपका जो करंट की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 0। इसे बोलते हैं नल पॉइंट, नल पॉइंट, ठीक है, या बैलेंस्ड पॉइंट। तो इस पॉइंट पे आके हम ये कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये इक्वेशन जो वेरीफाई होती है वो कब होती है? जब कोई भी इसमें करंट जो है फ्लो नहीं होगा, ठीक है, नल पॉइंट पे। तो आपने देखा P और Q की वैल्यू पता है, R की वैल्यू आपने यहां पर रखी ली थी, और आप S की वैल्यू क्या कर लेते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल से आप क्या करते हैं, मतलब इस ब्रिज की हेल्प से आप क्या करते हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स की जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, और जब कंडक्टर्स पता लग जाता है तो सॉरी रेजिस्टेंस अगर पता लग जाता है तो आप कंडक्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। अब यहां पर भी व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, लेकिन बताए प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पर? यहाँ पे आप जैसे ये एस क्या है? अननोन रेजिस्टर, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस है किसका? जिस भी मेटेलिक कंडक्टर का आप निकालना चाहते हैं उसको आपने यहाँ पे अटैच कर दिया है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है? यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि आप सॉल्यूशन को, मान लो आपने ये 2 एंड्स लिया और सॉल्यूशन लिया, उस दोनों एंड्स को सॉल्यूशन में डिप नहीं कर सकते, ठीक है। डायरेक्ट मतलब आप वायर को, या डायरेक्ट मैं कह सकती हूँ कि ब्रिज को आप डायरेक्ट सॉल्यूशन से कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसका भी रीजन समझते हैं क्यों नहीं कर सकते। देखो, सबसे पहली बात कि जैसे ही आपने व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, इसका जो वायर है उसको आपने सॉल्यूशन में डिप कर दिया, ठीक है। मान लो ये वायर है, इसको आपने क्या कर दिया, एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और इसमें डिप कर दिया, ठीक है, इन दोनों वायर्स को, ये जो 2 वायर्स हैं मतलब, ठीक है। जैसे आपने ये अटैच करा, ठीक है,
अब क्या हो जाएगा, इसमें से आपने ये मतलब करंट पास करवाया तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या, कि सॉल्यूशन जो है इसमें जो आयंस है वो कैसे हो जाएंगे, मतलब डिसोशिएट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें ये जो आयंस है ना वो डिसोशिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन होने लग जाएगी। कंडक्टिविटी फिर हम कैसे मेजर करेंगे, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मतलब एक तो प्रॉब्लम ये हो गई, फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये हो गई कि इलेक्ट्रोलिसिस होने लग जाती है अगर हम डायरेक्टली ब्रिज को कनेक्ट कर देते हैं, ब्रिज के वायर्स को। दूसरा प्रॉब्लम क्या आती है, दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, ध्यान देंगे, जो वायर होते हैं, जैसे जो यहाँ पर कंडक्टर लिया था, मेटेलिक कंडक्टर, इसमें जो रीजन है कंडक्टेंस का वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये पूरा वायर ही है, मतलब जो सर्किट बना हुआ है पूरा, मतलब इसमें वायर ही अटैच है, तो इलेक्ट्रॉन्स ही पूरे उसमें सर्किट में फ्लो होंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो सॉल्यूशन है इसमें आयंस की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। मींस यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं है, यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहाँ पे आयंस मूव कर रहे हैं, जबकि इस पूरे सर्किट में आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो बेसिकली डिफरेंस आता है। तो अब इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, ठीक है, इंटरफेस आता है। इंटरफेस का मतलब ये है कि सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रॉन्स मतलब आयंस हैं उनकी वजह से कंडक्टिविटी होगी, और जो वायर है इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मतलब ये जो है डिफरेंस आ जाता है, इसकी वजह से आप ना वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, मतलब आप कंडक्टेंस मेजर ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया, इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम डीसी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, डीसी यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डीसी डायरेक्ट हमने यूज कर लिया, डायरेक्ट करंट यूज कर लिया तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी। तो इसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, एसी। एसी क्यों यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि उसकी जो टर्मिनल है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या उसकी जो डायरेक्शन है, एसी करंट है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, बार बार चेंज होती रहती है। तो चेंज होने की वजह से क्या होता है कि मान लो ये कैथोड बन गया एक टाइम पे, तो दूसरे ही सेकंड में ये क्या बन जाएगा, एनोड, और ये पहले एनोड था फिर ये कैथोड, मतलब ये कि बार बार ना क्या होता है, चेंज होता रहेगा। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि पोलराइजेशन या फिर आयनाइजेशन यानी कि डिसोसिएशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस हमारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि एसी में बार बार क्या होती है, डायरेक्ट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहां पर हम एसी यूज करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई हमारी। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें क्या होता है, एक बीकर लेते हैं, ठीक है, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स ऐड करते हैं, और 2 इलेक्ट्रोड्स किसकी बनी होती है, प्लैटिनम की। किसकी बनी होती है, ये प्लैटिनम की। ठीक है, और इसमें फिल करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ये कि ये जो हमने इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, ठीक है, इनको किस में डिप करते हैं, एक सॉल्यूशन में डिप करते हैं। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, वायर से कनेक्ट करते हैं। फिर ये जो वायर है वो व्हीटस्टोन में ब्रिज में यूज हो जाता है। समझ में आ रहा है, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड्स जो हम यूज करते हैं, हम डायरेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज के वायर्स को डायरेक्टली हम सॉल्यूशन में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करा है, इलेक्ट्रोड्स को यूज करा गया है। इलेक्ट्रोड्स बेसिकली इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं, मतलब ये कि इलेक्ट्रोड जो है देखो वायर से भी कनेक्ट है, इलेक्ट्रोड्स जो है वो आपके सॉल्यूशन में भी डिप है। तो ये क्या करते हैं, जो वायर में रीजन है करंट फ्लो होने का, इलेक्ट्रॉन्स, और जो सॉल्यूशन में रीजन है करंट फ्लो होने का, आयंस, उन दोनों के बीच में एक डीलिंग कर देते हैं, एक ब्रिज का काम कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोड्स डिप करे जाते हैं सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं, प्लैटिनम के, और इन इलेक्ट्रोड्स पे किससे कनेक्ट करा जाता है, वायर से। बेसिकली मैं 2 वायर बना देती हूँ। ठीक है, ये 2 वायर यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मैंने आपको अरेंजमेंट बताया है इसे बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी सेल। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आप यहां पर क्या यूज करेंगे, सॉल्यूशन डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, सॉल्यूशन को किसमें फिल करेंगे, आप कंडक्टिविटी सेल में। तो कंडक्टिविटी सेल को आप व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे मतलब जो है अरेंजमेंट में चेंजेस हैं, और भी चेंजेस हैं। यहां पर ये क्या है, एसी सोर्स है, और यहाँ पे गैल्वानोमीटर नहीं होगा, यहाँ पर ये क्या है, डिटेक्टर। अब डिटेक्टर यहाँ पर क्या है, गैल्वानोमीटर नहीं होगा, बेसिकली क्या है, यहाँ पे हेडफोन लगा होगा। ठीक है, हेडफोन लगाया जाएगा। एस इज कंडक्टिविटी सेल filled with
electrolyte whose resistance is to be measured। ठीक है, मतलब एस को ऐसे यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे सॉल्यूशन नहीं है, आपने यहाँ पर कंडक्टिविटी सेल यूज करा है, कंडक्टिविटी सेल को सेल के अंदर क्या फिल करा है, इलेक्ट्रोलाइट फिल करा है, और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जिसका रेजिस्टेंस आपको मेजर करना है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। बाकी सेम रहेगा, पी और क्यू नोन रेजिस्टेंस रहेंगे, आर यहाँ पर आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस रहेगा, प्रिंसिपल आपका पूरा वही काम करेगा। ठीक, आप जैसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करवाते हैं तो एक पॉइंट पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नल पॉइंट आएगा, तो कैसे पता चलेगा, हेडफोन से, हेडफोन की हेल्प से आप देख लेंगे कि कहाँ पर जो है, एक्चुअली हेडफोन में ना एक मतलब आपको ना थोड़ा सा जैसे कहते हैं आवाज सुनाई देती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जहां पर आवाज आनी बंद हो जाती है ना, तो वहीं पर मतलब कि ये वाली कंडीशन आप लगा सकते हैं। ठीक है, पी एस अपॉन में आर, ये वाली कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो जहां पर आप देखेंगे कि आवाज आनी बंद हो गई है, ठीक है, हेडफोन में आवाज आती है ना, हाँ, तो आप देखेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू बार बार चेंज करते रहो और देखते रहो कि किस पॉइंट पे आके आपका जो है आवाज आनी बंद हो चुकी है, तो यानी कि आपको नल पॉइंट मिल चुका है। उस नल पॉइंट पे आप ये कंडीशन लगाएंगे, पी और क्यू की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू आपने यहाँ पे मतलब रखी थी, और एस यानी कि इलेक्ट्रोलाइट है, उसका जो मतलब रेजिस्टेंस है वो आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रोसेस से जो रेजिस्टेंस है वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आती है। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने कंडक्टिविटी सेल के बारे में बात करी है, अब उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बता दी किस तरीके से आपका जो है कंडक्टेंस रेजिस्टेंस मेजर होगा, रेजिस्टेंस जैसे निकालेंगे तो कंडक्टेंस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बात यहाँ पर आती है कंडक्टिविटी सेल की। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कंडक्टिविटी सेल के दो डिजाइन्स दे रखे हैं, वो कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या यूज कर रखे हैं, जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं वो कैसे हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूज करे गए हैं। ठीक है, और एल देखो, मैंने आपको याद करो, मैंने इससे जो अभी इससे पहले जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रही थी, मैं उसमें ये बता रही थी कि मैं उसमें क्या बता रही थी कि आर इज इक्वल टू में एल अपॉन में ए। ठीक है, ये आ रहा था, तो मैंने बताया था कि मैं बाद में बताऊंगी एल अपॉन में ए क्या है। तो जब भी आप इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं तो वहां पे एल अपॉन में ए क्या होता है, तो एल इज द बेसिकली लेंथ, या जैसे कहूंगी कि डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। समझ गए? ठीक है, और ए क्या है आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या डिनोट करते हैं, एल। और ए क्या है, उन इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये चीजें, जबकि मेटेलिक कंडक्टर में एल क्या था हमारा, लेंथ ऑफ द वायर, ए क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट वायर। ठीक है, जबकि यहां पर यही चीज मैं आपको बता दी, कंडक्टिविटी सेल में ये चीजें थोड़ी सी आपको डिफरेंट मिलेंगी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स एल है, और ए क्या है हमारा, इलेक्ट्रोड्स के जो क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आप क्या करते हैं, इस कंडक्टिविटी सेल में इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो और भी ज्यादा ध्यान देने वाली चीज ये है, देखिए क्या होता है, रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया है, ठीक है, ये रेजिस्टिविटी है, ये जो कंडक्टिविटी सेल की जो लेंथ है और एरिया है, इसको आप मेजर करने चलेंगे ना तो आपको ना एरर मिलेगी, और मतलब कि एक्यूरेटली आप इसे मेजर नहीं कर पाएंगे, और इसे मेजर करना एक मतलब अनरिलायबल भी है और कोई फायदा भी नहीं है। तो इसको आप मेजर नहीं करेंगे, इसको आप कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। कैसे? आप क्या करते हैं, पहले उस कंडक्टिविटी सेल में, जैसे ये कंडक्टिविटी सेल है, ठीक है, इसमें आपने सॉल्यूशन फिल कर दिया, आप ऐसा इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे जिसका रेजिस्टेंस कैसा है पता है आपको, रेजिस्टेंस नोन है। ठीक है, यहां पर कौन सा सॉल्यूशन वैसे बेसिकली फिल करते हैं आप, KCl। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, KCl, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस आपको पता है, रेजिस्टिविटी भी आपको क्या है पता है। ठीक है, तो जब रेजिस्टिविटी पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो आप क्या करेंगे, आप L/A पूरा इजीली कैलकुलेट करेंगे, R अपॉन में रो लगा के L/A की वैल्यू आ जाएगी। तो L/A इस वैल्यू को आप क्या बोलते हैं, इकट्ठा L/A
को आप क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे, सेल कांस्टेंट, जिसे आप जी स्टार से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, सेल कांस्टेंट की यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो सेल कांस्टेंट है इसे जी स्टार से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट भी मैंने बता दिया है। ये इस पूरी टर्म को आप क्या बोलेंगे, सेल कांस्टेंट। तो ये कैसे पता लगाओगे आप, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी उस सॉल्यूशन की जिसके आपके मतलब जिसके बारे में आपको पता है टोटली, ठीक है। तो वहां से आप सेल कांस्टेंट निकालेंगे। जैसे ही आपने सेल कांस्टेंट निकाल लिया, ठीक, अब आप इसमें क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे जिसका रेजिस्टेंस आप मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे दूसरा वाला। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कंडक्टिविटी सेल में कभी आप एल और अपॉन में ए इसको एक्सपेरिमेंटली आप मेजर नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। बेसिकली कौन सा इलेक्ट्रोलाइट पहले यूज करते हैं, केसीएल, जो वहां से सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। एक बार सेल कांस्टेंट पता लग जाए, आप दूसरा इलेक्ट्रोलाइट फिल कर लीजिए और फिर उसका मतलब जिसकी कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस निकालनी है उसको व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट कर दीजिए, वहां से रेजिस्टेंस निकाल के आप उसकी कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो है प्रोसीजर होता है पूरा, कि किस तरीके से आप मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो है उसका रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं या उसकी जो कंडक्टेंस है वो कैसे मेजर करते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पर ये सारी चीजें डिस्कस करी हैं, ठीक है। अब आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसके बारे में हम बात करेंगे।